नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास के शुरू में ही हम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर इस देश को जोड़ा और ऐसा जोड़ा कि अब तक दोबारा वो पहल नहीं हो पाई, वो एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी के आज के जयंती पर पूरे हिंदुस्तान वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। जवान का भी नाम इन दिनों में बड़े गौर से, बड़े गर्व से, बड़े स्वाभिमान से लिया जाता है और किसान का नाम भी लेने जाना जरूरी है। ऐसे में शास्त्री जी की आज की जयंती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मुद्दा उठाना भी जरूरी है और वो मुद्दा यह है कि क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम को गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने दबा के रखा। इतने महान व्यक्तित्व, इतने महान और लोकप्रिय प्रधानमंत्री की जानकारी आखिर कांग्रेस क्यों नहीं देती? केवल गांधी परिवार के लोगों को ही क्यों सामने लाया जाता है? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी पर अन्याय हुआ है? यह आज के बिंदास का सवाल है और इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हम लाल बहादुर शास्त्री जी के दोनों बेटों को आज के कार्यक्रम में लाइव लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। आज हम लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी की शालीनता, आदर्शवादिता और राष्ट्र सर्वप्रथम हम सबके लिए एक आदर्श है। हिंदुस्तान में नेहरू युग खत्म हो रहा था। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो। देश का सपना, हिंदुस्तान का सपना टूट सकता था, बिखर सकता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो। नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस के माने हुए नेता गुलजारी लाल नंदा को केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि एक सरकार बिना प्रमुख के हो ही नहीं सकती। लेकिन नेहरू के बाद कौन, उनका असली उत्तराधिकारी कौन, इस सवाल का जवाब एक ही आदमी दे सकता था। वो थे कामराज, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। 27 मई 1964 को कामराज के सामने एक ऐसा आदमी चुनने की चुनौती थी जो देश को आगे ले जा सके, हिंदुस्तान के सपने को साकार कर सके, जिसे सब अपना नेता मान ले। कामराज के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कोई ऐसा नेता बने जो नेहरू के लेगेसी को लेकर आगे बढ़ा सके, जो कांग्रेस को नेतृत्व दे सके ऐसे मौके पर जब कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्योंकि प्रधानमंत्री के कई दावेदार थे, उनमें सबसे बड़े दावेदार थे मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, साथ ही इंदिरा गांधी भी। तभी उन्होंने मेरे हाथ ही पैगाम भेजा मोरारजी भाई को कि दो में से एक चुन लेते हैं किसी एक। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम लिया और दूसरा इंदिरा गांधी जी का लिया। तो मोरारजी देसाई ने दोनों को रद्द कर दिया, कहने लगा वो इंदिरा गांधी दैट चिट ऑफ ए गर्ल, और जो जेपी का तो जयप्रकाश ने, वो तो कंफ्यूज था आदमी। ऐसे में प्रधानमंत्री पद की लड़ाई तेज हो गई। 1963 के सितंबर महीने में कामराज तिरुपति पहुंचे थे अपने लोगों के साथ, जिन्हें उस वक्त सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। यहीं पर तय हो गया कि मोरारजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसका नेहरू प्रतिनिधित्व करते थे। वो एक प्रोग्रेसिव वर्ग था, प्रगतिशील वर्ग था, और मोरारजी भाई उस प्रगतिशील वर्ग के खिलाफ थे। इसलिए उनके अंदर काफी विरोध उनको लेके था। 30 मई 1964 तक प्रधानमंत्री चुनने की जद्दोजहद चल रही थी, तो संसदीय समिति में मोरारजी पिछड़ गए। पड़े हुए थे, तो फिर कामराज पर डाला गया कि अच्छा तुम सारे मेंबरों की कंसेंसस लो, इलेक्शन नहीं कराएंगे लेकिन उनसे पूछ लो बारी बारी क्या राय है। तो उस कंसेंसस में ये निकला कि मोरारजी देसाई बहुत शास्त्री जी से कम है। ऐसे समय में के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को देश की कमान सौंप दी। लाल बहादुर शास्त्री के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी देश को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालना। देश में अन्न की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने हरित क्रांति की शुरुआत की। शास्त्री जी ने लोगों को अधिक से अधिक अन्न उगाने की अपील की। शास्त्री जी खुद ही प्रधानमंत्री लेन में हल और बैल लाकर अन्न उगाने लगे। इससे देश के लोगों को प्रेरणा मिली।
दुग्ध उत्पाद बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया। इससे लोगों के पास पैसा आने लगा। वहीं पाकिस्तान ने एक मौका देखकर भारत पर युद्ध थोप दिया। अयूब खान को लगता था कि भारत का नेतृत्व कमजोर है, ऐसे में भारत से कश्मीर को आसानी से छीना जा सकता है। लेकिन शास्त्री जी ने अयूब खान को दिन में ही तारे दिखा दिए। हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन गांधी परिवार उन्हें हमेशा नीचा दिखाता रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, मेरे पिता के मरने के बाद कोई छोटा सा आदमी मेरे पिता के बंगले में नहीं रह सकता। ऐसे में शास्त्री जी ने वो बंगला तुरंत खाली करा दिया। वहीं कांग्रेस परिवार ने कभी भी शास्त्री जी को एक प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं दिया, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से नहीं थे। ऐसे में शास्त्री जी हमेशा अन्य देशवासियों के चहेते बने रहे। गांधी परिवार ने हमेशा नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया को ही कांग्रेस का असली चेहरा माना, लेकिन शास्त्री जैसे कांग्रेस के बड़े नेता को इन्होंने कभी इज्जत नहीं दी। तो ये मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पूरा हिंदुस्तान अपनी प्रतिक्रिया दे। हमारे साथ इस वक्त सुनील शास्त्री जी जुड़े हैं, शास्त्री जी के स्मारक से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बिंदास में आपका स्वागत है। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि आपने आज जन्मदिन पर, जब हम पूरा देश गांधी शास्त्री जयंती मना रहा है और आज आपने ये मुद्दा उठाया है, बड़ा सही मुद्दा उठाया है। शास्त्री जी पूरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे और आज भी लोग उनको बहुत याद करते हैं, उनकी सादगी के लिए, उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, उनका जो स्वभाव था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस मेमोरियल में जहाँ मैं बैठा हूँ, इसका जो फ्रंट लॉन है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम भजन संध्या हो रही थी आज, वहीं पर हमारे जो किसान भाई थे, जब वो आते थे तो शास्त्री जी को ऐसा खेल लेते थे। तो एक बार जिस तरह से उन्होंने शास्त्री जी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कोई उनसे बात करे, तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप लोग सब बाबूजी के पास बिल्कुल आकर उनको घेर लेते हैं। तो किसानों ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। तो सही माने में वो किसानों के प्रधानमंत्री थे। और गांव में हमारे, जैसे गांधी जी हमेशा कहते थे कि गांव में ही भारत बसता है और गांव 80% लोग जो हैं गांव में रहते हैं। तो उससे इसका ये बिल्कुल निकल जाता है। अगर आप देखें कि शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री को गांव का एक साधारण सा व्यक्ति भी उनके पूरे सम्मान और आदर करता था और अपना समझता था। कुछ भी उसके दुख हो, कुछ उसका कष्ट हो, वो बिना हिचक के शास्त्री जी के पास पहुंच जाता था और कहता था। और आज मैं कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री सही माने में एक किसान के रूप में, भारत के सभी किसानों के स्वरूप में प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात को साबित किया, जब देश में अनाज की कमी थी तो जहां उन्होंने एक तरफ जय जवान का नारा दिया और उसी के साथ उन्होंने जय किसान का नारा दिया। अब जय जवान में शास्त्री जी का कहना था कि जहां हमारे देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर जवान अपने प्राणों की रक्षा करते, प्राणों को निछावर करते हुए आज देश की आज़ादी, देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से अग्रसित हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भुखमरी के खिलाफ जो एक जंग है, एक लड़ाई है जो देश में चल रही है, देश के अंदर चल रही है, भीतर चल रही है, उसके खिलाफ अगर कोई जंग कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था, वो भारत का किसान था। और बिल्कुल सुनील जी, लेकिन एक मुद्दा जो आज के दिन उठाना चाहिए, आज उनको याद करके तो तमाम प्रेरणाएं ली जा सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद या उनके जाने के बाद जितना सम्मान गांधी परिवार के लोगों को दिया गया, 4,500 योजनाएं गांधी परिवार के नाम से योजनाएं, स्मारक, सड़कें, शहर, एयरपोर्ट तमाम जगह को दी गई।
उतना सम्मान लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं दिया गया। मेरा ये कहना है कि ये एक बिल्कुल परिवार का ही पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने इसीलिए सबसे ज़्यादा अहमियत गांधी शास्त्री गांधी नेहरू परिवार को ही दिया। लेकिन देश के लोगों ने इतना सम्मान लाल बहादुर शास्त्री को दिया, शायद ही उन्होंने किसी और प्रधानमंत्रियों को दिया हो या किसी और नेताओं को दिया हो। और इसीलिए इतने सालों बाद जिस नाम को दबा के रखा गया वो अभी भी हर बार आगे आता है। आज सवेरे सवेरे मैंने ट्वीट किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसा सत्य है जो कि 7 समुंदर के नीचे गांधी परिवार ने दबाने के बावजूद भी बार बार ऊपर आता है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही आप कहते हैं कि बहुत दबाया गया उनके नाम को, लेकिन उनका जो काम था उसने उनको बहुत ऊंचा किया। और आज शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान हर जगह आपको दिखाई देता है। ट्रक जो निकलते हैं आपके सामने से, बगल से निकलती हैं, उसमें जय जवान जय किसान का नारा दिखता है। आप कहीं भी जाए, क्योंकि बाबूजी ने यही कहा था कि हमारा जवान, और उनका ये मानना था कि जवान और किसान दोनों गंगा यमुना का रूप है। और कितनी बड़ी भावना थी उनकी। उनका ये कहना था कि अगर एक तरफ हमारा जवान यमुना का रूप है तो किसान हमारा गंगा की तरह है। और उनका ये कहना था कि न जाति न धर्म कुछ नहीं, अगर आज कोई जवान हमारा शहीद होता है देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए, तो हर आदमी गर्व से कहता है कि हमारा एक जवान शहीद हो गया। ये नहीं कहता कि कोई हमारा सिख से शहीद हो गया या कोई मुसलमान से शहीद हो गया या कोई पटेल शहीद हो गया, ऐसा नहीं कहता है। तो आज आपके बिल्कुल उन्होंने देश को एक सूत्र में बांध दिया था। आज आप जाते हैं और आप देखते हैं किसान जो हल चला रहे हैं, वो ये नहीं जानता कोई कि किसान कौन है, हरिजन है कि ऊंची जात का है या पिछड़ी जात का है या बैकवर्ड है, ये नहीं पूछता। फिर भी हर भारतीय गर्व से यही कहता है कि भारत का एक किसान हल चला रहा है। तो ये कितनी बड़ी भावना थी लाल बहादुर शास्त्री के मन में देश के प्रति। हर पूरे देश को एक मानते थे, और देश को एक मानते हुए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने न जाति न धर्म किसी चीज़ का उन्होंने केयर नहीं किया, किसी चीज़ को उन्होंने कोई भी अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा भारतीय होना हमारा सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, हम लोगों को भारतीय के रूप में अपने देश की सेवा करनी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं और घटना आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल बताइए। जिसमें यहीं इसी लॉन में, हमारे बगल में लॉन पेड़ है, इसके पीछे होली का त्यौहार चल रहा था। होली हम लोग खेल रहे थे और हम उस समय बहुत छोटे थे। मैं तो शायद 13 या 14 वर्ष का था। तो उस समय वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, बाबूजी गुलाल लगा रहे थे, लोग सब खेल रहे थे। तो उन्होंने धीरे से मुझे बुलाया और कहा, बेटा सुनील देखो उस पेड़ के पीछे कौन खड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं गया वहाँ पे और देखा, फिर आके मैंने बाबूजी को बताया कि वो जो पीछे खड़ा है पेड़ के, वो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो वहाँ पर खड़ा है। तो उन्होंने कहा क्यों खड़ा है, उसको बुला लाओ। तो मैं गया भागते भागते उसको बुला के लाया। जब मैं उसको बुला कर लाया तो उसने बाबूजी के अपने दोनों हाथ में मुट्ठी जो थी, उसके हाथ बंद थे, मुट्ठी बंद थी। तो उन्होंने कहा इस मुट्ठी में क्या है। तो उसने कहा कि इसमें गुलाल है सर, आपको होली आपसे मिलना चाहता था। और उसने झुकते हुए बाबूजी के पैरों पर गुलाल रखने की चेष्टा की, लेकिन बाबूजी का देखिए दिल, बाबूजी के प्रति मन में कितना प्यार था। उन्होंने तुरंत उसे अपने हाथ बाहों को पकड़ा और उठा लिया और उठा के कहा कि गुलाल पैरों में रखने वाली चीज़ नहीं है, उसे तुम मुंह में लगाओ। पहले शास्त्री जी ने उसके मुंह पर, चेहरे पर गुलाल लगाया और फिर उसने पता नहीं कितनी देर तक शास्त्री जी के चेहरे पर मुंह गुलाल मलता ही रहा। अब इतना अच्छा एक दृश्य था वहाँ। आकाश है, उस समय इतना टेलीविज़न कैमरा होता, जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस समय तो टीवी होता ही नहीं था। तो अगर होता तो आज वो दृश्य देखने लायक होता। फिर भी सुनील जी,
उसके भी कई पहले गांधी जी के साथ तो जरूर कैमरा वाला रहता था, विदेशी मीडिया वाला रहता था। शास्त्री जी के पहले नेहरू थे, उनके लिए भी कैमरा रहता था और उनके फुटेज और वीडियो को भी संभाला गया, लेकिन शास्त्री जी के वीडियो को नहीं संभाला गया। अब ये तो उस समय की जो सरकारें थी उन लोगों ने क्या किया, कैसा किया, ये तो आप बिल्कुल जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन मुझे याद है कि उसके बाद तुरंत बाबूजी ने मुझसे कहा कि सुनील, मेरे मन की इच्छा ये है, मैं चाहता हूँ कि हर दिन होली जैसा हो जब हम लोग एक दूसरे को बराबर समझते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करें, देश को आगे बढ़ाएं। तो कितनी बड़ी बात थी, उन्होंने वहाँ पर भी इस बात को रखा। तो उनके मन में पूरी तरह से देश प्रेम था और देश के प्रति श्रद्धा और आदर था। बिल्कुल, और इसी आदर को व्यक्त करने के लिए हर साल सुदर्शन चैनल लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती को, पुण्यतिथि को, विभिन्न कार्यक्रमों को आपके सामने लेकर आता है। हम आज आप इस प्रत्यक्ष कार्यक्रम में आए, इसलिए दर्शकों को और आनंद की बात है। कुछ और ऐसी घटनाएं आप जो बता पाएंगे कि खास करके आज के युवा हिंदुस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने हृदय में रखना क्यों जरूरी है, यह समझ में आए? देखिए, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, युवकों को उन्होंने हमेशा प्रेरणा देने की कोशिश की। बहुत हमारे युवक इंस्पायर हुए शास्त्री जी के आदर्शों से, उनके सिंप्लिसिटी से, उनके क्या विचार थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी ने एक दिन मुझसे कहा कि सुनील, ये हमारा कमरा ज़रा साफ कर दो, मेरे कमरे में अलमारी थोड़ा ठीक नहीं है। मैं सोचने लगा कि बाबूजी की छोटी सी अलमारी, छोटे कद के थे और छोटी सी अलमारी रखी है, उसमें 6 या 7 कुर्ते थे और कुछ धोती थी और जैकेट था और टोपियाँ थी, गांधी कैप थी। तो मैंने जाकर कहा कि बाबूजी आप चिंता नहीं करिए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैंने पूरी तरह से बाबूजी की अलमारी को सजा दिया और सजा कर मैं इंतज़ार करता रहा रात में कि बाबूजी घर लौटें। लेकिन आपको मालूम है, बाबूजी 12, साढ़े 12, 1 बज जाता था दफ्तर से आते समय, और हम लोग तब तक जगते नहीं थे। तो मैं सो गया क्योंकि स्कूल जाना था। दूसरे दिन जब सुबह उठा तो एक जिज्ञासा थी मेरे मन में एक इच्छा थी कि क्यों ना मैं बाबूजी की से अपने पीठ को थपथपा लूँ और मुझे तारीफ़ कर दें, प्रशंसा कर लें कि भाई तुमने अच्छी अलमारी सजाई है, ठीक तरह से रखा है। तो उन्होंने, मैं कमरे में झांकने लगा, उस समय देख रहा था कि वो फाइल देख रहे थे, साइन कर रहे थे। मैं जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो मैंने शास्त्री जी को देखा कि उन्होंने चश्मा अपना ऐसे नीचे किया और मुझे उस चश्मे के इस तरह से आँख से देखा, और देखने के बाद समझ गए कि बेटा कुछ थोड़ा नाराज़ है, कुछ मैंने इसकी तारीफ़ नहीं की। तो उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। बगल में बैठाकर उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील, तुमने बहुत अच्छी अलमारी को सजाया है, बहुत सुंदर तरीके से रखा है, लेकिन इसमें 2 कुर्ते कम है नज़र आ रहे हैं, कहाँ रख दिए हैं? मैंने कहा बाबूजी, एक कुर्ता आपका दाहिने हाथ के नीचे फटा हुआ था, दूसरा आपके कॉलर के पास फटा था और तीसरा आपके एक बाएं पॉकेट के पास फटा हुआ था। इसलिए मैंने तीनों कुर्तों को अपनी अम्मा को दे दिया है, ललिता शास्त्री जी को दे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको खादी से बहुत प्रेम है, तो आप खादी को फेंकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या दिया, क्यों दिया? मैंने कहा कि अम्मा उसका गमछा बना लेंगी, उसका रुमाल बना देंगी और आपको दे देंगी। तो बाबूजी ने कहा नहीं, बड़ा अच्छा किया, लेकिन सुनो सुनील, आज इस समय नवंबर के पहले सप्ताह में हम लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली में बहुत ठंडक हो जाती थी उस समय, तो बहुत नवंबर में बहुत ठंडक होने लगती थी। तो उन्होंने कहा उन तीनों कुर्तों को लाकर जो खाली जगह है उस तरफ रखो, जिससे मुझे मालूम हो कि फटे कुर्ते उधर हैं। तो मैंने कहा कि बाबूजी, प्रधानमंत्री आप हैं, कहाँ रखेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? मैं रख देता हूँ, अब आपका आदेश का पालन करता हूँ, मैं रख देता हूँ, लेकिन आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने कहा सुनील, अब देखो ठंडक जैसे ही बढ़ेगी तो जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो
तो इन फटे कुर्तों को मैं अपने कोट, लंबा कोट पहनता हूँ, उसके नीचे पहन लूँगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे जो कुर्ते हैं वो फटे हैं। तो ये था उनकी महानता, ये थी उनकी ग्रेटनेस। मैं चाहता हूँ कि आज के युवक यही समझें, हमारा देश में जो हमारे आज साधन हैं, जिस तरह से हमारे पास सामान उपलब्ध है, आ रहा है, एक वातावरण बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान को एक विकसित देश के रूप में पूरे दुनिया में खड़ा कर दें। आज ये खूब तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी सब बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समय, हमारा 2-2.5 साल की सरकार रही, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमने अचीव किया है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, इसी आदर्शों को लेकर, शास्त्री जी के आदर्शों को लेकर बहुत कुछ ये सरकार इस समय कर रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे युवक वर्ग, जो युवा वर्ग है ख़ास तौर से, वो इस बातों से प्रेरणा ले कि जो जितना भी आज उनके पास जो भी साधन है उपलब्ध, उस साधन में वो संतुष्ट रहें, कंटेंट रहें और देश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर, डेडिकेट होकर के अपने आप को देश के आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और शायद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है शास्त्री जी के बाद जिन्होंने 2 साल में शास्त्री जी का इतने बार नाम लिया, उनके उपवास से लेकर तमाम चीज़ों का इतने बार उल्लेख किया कि अब तक के कितने भी प्रधानमंत्री जो हुए हो उन्होंने मिलकर नहीं लिया हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं गदगद हो गया हूँ। मैं तो मन से इतना खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शास्त्री जी का नाम लेते हैं तो उनके साथ पूरे देश की जनता आज शास्त्री जी का नाम लेती है। और शास्त्री जी के नाम के लेने के कारण हम लोगों का भी सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो बड़े प्यार से लोग हम लोग का स्वागत करते हैं, हम लोगों का अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको जाना है, इसलिए ब्रेक के पहले आपको 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि क्या दिल्ली और ख़ास करके आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लाल बहादुर शास्त्री या कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग ज़मीन से उतने जुड़े हुए नहीं थे, ये भी एक कारण रहा कि भारत उनको उतना स्वीकार नहीं कर पाया? ज़मीन से देखिए जुड़ने की जहाँ तक बात है, वो तो उसी के अंदर होती है जो कि आपका पूरी तरह से, शायद लाइट चली गई, पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करे। लाल बहादुर शास्त्री जी पूरी तरह से समर्पित होकर देश को कार्य करते थे और उसी तरह से आज मोदी जी भी पूरी तरह से 18 घंटे काम करते हैं। आज मोदी जी तो आज पूर्ण समर्पण के साथ वो काम कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है आज की लाल बहादुर शास्त्री जी की जो कमी है, जो सपने हैं, जो हिंदुस्तान को बनाने का संकल्प था, वो मोदी पूरा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि प्रेरणादायक उनका जो है आजकल जो भाषण में भी शास्त्री जी का नाम लेते हैं, जिस तरह से करते हैं। अभी कोझिकोड में उन्होंने लिया, फिर उसके बाद उन्होंने मन की बात में कितने बार लिया, 4 बार नाम लिया। और क्योंकि उनको लगता है कि आज देश के लोगों को भी शास्त्री जी के आदर्शों को और विचारों को अपनाना चाहिए और पूरी तरह से देश में समर्पित होकर कार्य करें। बिल्कुल। सुनील जी, कार्यक्रम के आखिर में एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से थे शास्त्री जी, इसलिए उस पार्टी का जो कर्तव्य है वो आज के इस जयंती के मौके पर आप उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष जो कि पीएम इन वेटिंग के रूप में घूम रहे सब जगह पर, राहुल गांधी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अध्यक्ष का तो मुझे मालूम है कि शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक है, सोनिया जी की, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद करता था कि 2 अक्टूबर को जब गांधी और शास्त्री जी की जयंती पूरा देश मना रहा है, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे धूमधाम के साथ मना रहा है, देश के हर व्यक्ति चाहते हैं कि गांधी और शास्त्री जयंती को मनाया जाए, तो राहुल गांधी जी को भी आज कम से कम 1 घंटे के लिए आना चाहिए था, राजघाट पर भी जाना चाहिए था और साथ ही साथ उन्हें विजय घाट पर भी आना चाहिए था। बिल्कुल।
सुनील जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज इतने व्यस्त है, अब हम जानते हैं कि तमाम लोग आपको समय मांगते होंगे, लेकिन आपने सुदर्शन के लिए समय दिया, इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ शास्त्री जी के दूसरे बेटे अनिल जी रहेंगे, और आप तमाम लोगों को भी जो कॉल पर हम अभी तक नहीं ले पाएंगे, आपके कॉल भी लेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके नारे से जय जवान जय किसान जो अजरअमर नारा हो गया, और वो नारा आज भी हर व्यक्ति जानता है और आज भी उससे सहमत है। और उस नारे की ज़रूरत हिंदुस्तान में सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक ये नारे की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इन्हीं जवान और इन्हीं किसानों के द्वारा हिंदुस्तान हमेशा फला फूला और सुरक्षित रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के तमाम अब तक के जयंती पुण्यतिथियों पर सत्ता का बड़ा प्रभाव रहा। सत्ता बदलती रही, उस आशय पर उनके विज्ञापनों में फोटो हटते और लगते रहे। नए सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को बढ़ावा दिया है। उसका राजनीतिक कारण के बजाय हम उसके सामाजिक कारण को देखते हैं, और दोनों ही बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से आने का कारण समझते हैं। लेकिन फिर भी आज हमने सवाल पूछा है कि क्या गांधी परिवार ने शास्त्री जी को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे साथ उनके दूसरे बेटे अनिल शास्त्री जी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका स्वागत करते हुए मैं हिंदुस्तान के सामने आपके द्वारा कुछ ऐसे संस्मरण रखना चाहूँगा जो हिंदुस्तान को उनके बारे में उनकी महानता तो बताई ही, लेकिन प्रेरणा भी दे सके। अनिल जी। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन टेलीविज़न को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कार्यक्रम आज लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में रखा है। और मैं यहाँ पर आज आपके व्यूअर्स के समक्ष कुछ दो चार बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे संस्मरण जो एक पिता और पुत्र के बीच में हुए, उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इन संस्मरणों के माध्यम से मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक गरीब परिवार का बालक भी एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक सफल प्रधानमंत्री बन सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्री जी, जैसा कि सब जानते हैं, बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का निधन हुआ जब वो केवल 1.5 वर्ष के थे। और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शास्त्री की डिग्री उन्होंने संस्कृत में प्राप्त की काशी विद्यापीठ से, और गांधी जी के आह्वान पर देश की आज़ादी में भी 17 वर्ष की उम्र से वो उसमें जुड़ गए। और लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने गरीबी के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। और सब जानते हैं कि जब उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो गंगा नदी को तैर के पार किया करते थे स्कूल जाने के लिए। और ये बात हमने बाद में भी देखी कि जब 1965 की लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने धमकी दी थी कि भारत ने अगर ये लड़ाई बंद नहीं की तो हम भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री को अपने देशवासियों पर विश्वास था और उन्होंने ये कहा कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हम अमेरिका के सामने खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। और उस समय की आबादी 40 करोड़ जनता ने सोमवार के दिन उपवास रखना शुरू कर दिया। और उनको ये लगा कि हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं
और शास्त्री जी ने, लोग पूछते हैं कि शास्त्री जी ने डेढ़ साल में क्या दिया, 19 महीने वो प्रधानमंत्री रहे, 19 महीनों में क्या दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने एक जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने भारत को गर्व से जीना सिखलाया। बिल्कुल। और जब इन्होंने, शास्त्री जी ने आह्वान किया, उस समय उसके एक दिन पहले उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैं चाहता हूँ कि घर में खाना ना बने एक शाम। तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने कहा कि मैं देशवासियों का आह्वान करने जा रहा हूँ कि हफ्ते में एक समय भोजन ना करें, उपवास करें। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। और जब उनको विश्वास हो गया कि बच्चे भूखे रह सकते हैं, तब उन्होंने दूसरों से और जनता से ये आह्वान किया। और इसी वजह से उनके कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था। सारे देश को लगा कि अगर हमसे ये प्रधानमंत्री उपवास रखने के लिए कह रहा है, तो घर में भी ये उपवास रखते होंगे। और आज का समय बिल्कुल फ़र्क है। आज राजनेता जो कहता है कथनी करनी में फ़र्क है। और बिल्कुल, इसी वजह मनसा से वाचा कर्मणा अलग है, फर्क है, और इसीलिए अपील उतनी नहीं पहुंचती है। ये उपवास वाले विषय को या इसके संस्मरणों को मैं थोड़ा बढ़ाकर और ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए आपको मैं कहूँगा अनिल जी, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के सामने ये आदर्श जाए कि राजनेता कुछ कहता है और जनता उसको मानती है। ऐसा हम कर चुके हैं और राष्ट्र हित में ये जरूरी पड़े तो दोबारा करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं इसी के साथ, क्योंकि आपने संस्मरण की बात की, शास्त्री जी की जो दूसरी बात जो आज भी जनता उसको याद करती है कि जो 19 महीने की वजह से, 19 महीना कुछ नहीं होता है। 19 महीनों में तो समय लग जाता है अपनी पहचान बनाने में, बल्कि ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन शास्त्री जी ने अपनी पहचान ही नहीं बनाई प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि एक मजबूत और एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी ईमानदारी की बात जनता आज भी करती है। आज युवा पीढ़ी के लोग जब मुझसे मिलते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन में मिलते हैं, कहीं हवाई अड्डे पे मिलते हैं, तो वो कहते हैं वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि मैं शास्त्री जी का बेटा हूँ, वो मेरे साथ नहीं तस्वीर खींच रहे हैं, वो खिंचवा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के खून के साथ। और ये चीज़ जो शास्त्री जी लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मैं आज 2 अक्टूबर जो शास्त्री की जयंती है, और मैं इस प्रांगण में इस समय ये इंटरव्यू चल रहा है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री रहा करते थे। और शास्त्री जी के पास बड़े बड़े पद रहे, लेकिन उनके पास अपनी खुद की कार नहीं थी। और जब वो प्रधानमंत्री बने, तो मैं और मेरे 2 छोटे भाई सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री ने, हमने उनसे विनम्र निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप गृह मंत्री रहे, आप वाणिज्य उद्योग मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, और आज आप प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन आपके पास अपनी खुद की निजी कार नहीं है। शास्त्री जी ने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चे ठीक बात कर रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हो गया हूँ, मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे जिससे उस पर चढ़ सकें। उस समय फिएट कार का दाम 12,000 रुपये हुआ करता था। उनके निजी सचिव वेंकटरामन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि सर, आपके बैंक में केवल 7,000 रुपये हैं। तो जब हमें इस बात का पता चला, तो हमने शास्त्री जी से कहा कि आप छोड़ दें, आप मत खरीदिए कार, जब पैसे होंगे तब खरीद लीजिएगा। शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैंने ये बात वचन दे दी है। और 5,000 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने कर्ज लिया, और वो पासपोर्ट आज भी लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर प्रदर्शित है। और वो 5,000 रुपये लोन लेके, कर्ज लेके उन्होंने वो गाड़ी खरीदी। और मेरी माँ ने उनके निधन के बाद अपनी पेंशन से उसको कर्ज का उन्होंने भुगतान किया, उस पैसा लौटाया। और आज सैकड़ों लोग जो देखने रोज़ आते हैं लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, वो यहाँ पर कार को ज़रूर देखते हैं। वो स्टार अट्रैक्शन है। वो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षण कार है कि भाई हम वो कार देखना चाहते हैं जो एक प्रधानमंत्री ने 5,000 रुपये का कर्ज लेके खरीदा था। मैं समझता हूँ शायद ही कोई दुनिया में लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने कार खरीदने के लिए कर्ज लिया हो। और इसी प्रांगण से जुड़ी मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो मेरी उम्र केवल 16 वर्ष थी, लेकिन चुपचाप मैंने कार चलाना सीख लिया था। और जब प्रधानमंत्री बने, तो मैंने उनके एक दूसरे सचिव थे कैलाश नारायण, जिनको हम लोग कैलाश बाबू कहते थे। मैंने कहा कि कैलाश बाबू, मैं चाहता हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लाइसेंस मेरा बनवा दीजिए। और
मैं समझता हूँ 1 घंटे में लाइसेंस बन के आ गया और मैं बहुत बड़ा खुश था, बहुत ही प्रसन्न था और एक्साइटेड था। तो मैं इंतज़ार करता रहा रात में साथी जी का कि पिताजी घर पे आएँ, बाबूजी घर पे आएँ तो मैं उनको ये बात दिखाऊं। तो साथी जी रात में आए जब, तो मैंने उनको अपना लाइसेंस दिखाया। मैंने कहा कि ये लाइसेंस मेरा बन गया है और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कार चलाने का लाइसेंस। तो उन्होंने तो मुझे तब देखा, बड़े गंभीर थे। मैंने सोचा कि जब मैं बताऊँगा तो बड़े खुश होंगे, लेकिन बड़े गंभीर थे। उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा सी भी खुशी नहीं है अनिल, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख है, क्योंकि तुम्हारी उम्र केवल 16 वर्ष है और लाइसेंस पाने के लिए 18 वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है। ये देश का हमारा कानून है और मुझे दुख इस बात का है कि आज देश के एक कानून का उल्लंघन प्रधानमंत्री निवास के प्रांगण में हुआ और अफसोस की बात यह है कि इस कानून का उल्लंघन प्रधानमंत्री के बेटे ने किया। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ प्रधानमंत्री के रूप में देश के कानून को बनाने के लिए और देश के कानून का पालन करवाने के लिए, लेकिन इस प्रांगण में ही अगर देश के कानून का उल्लंघन होगा तो कैसे हम देश को चलाएंगे। और जैसे उन्होंने कहा मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा मैंने ना तुमको डांटा, मैंने ना पीटा, लेकिन तुम्हारे आँख में आंसू क्यों हैं। मैंने कहा आपने जिस तरह से ये बात मुझे बताई, मुझे इस बात की बड़ी बड़ी तकलीफ़ हुई है। अगर आप मुझे डांट लेते शायद मैं नहीं रोता। तो एक इस तरह के, आज अगर आप देखें तो एक कॉरपोरेटर भी, अगर उसकी तुलना आज के ज़माने से करें, एक कॉरपोरेटर भी अपने बच्चे का अगर उसको लाइसेंस चाहिए होता है और अगर अधिकारी उसको लाइसेंस ना दे तो सस्पेंड हो जाता है। तो कितना फ़र्क आ गया है वैल्यू सिस्टम्स में, जो मूल्य है, राजनीतिक मूल्य हैं, उसमें कितनी तेज़ी से गिरावट आई है, वो एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए आज 2 अक्टूबर के दिन हम साथी को याद करके उनकी स्मृति में ये प्रयास करें कि जो बातें उन्होंने कही, जो सीख दी, उनका जो जय जवान जय किसान का नारा, ये सब बातें जो हैं आज उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 1965 में आज से 50 साल पहले थी। बिल्कुल, हम आपके साथ और भी संस्मरणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ जरा उनके जीवनी पर नजर डालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद वो महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आजादी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। लाल बहादुर को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया, पर कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। साल 1926 में लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और लाल बहादुर भी इस आंदोलन से जुड़े। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आजादी की मांग करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री को जन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के बाद रिहा किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान वो भूमिगत हो गए, पर बाद में गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1946 में प्रांतीय चुनाव के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया। लाल बहादुर की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आया।
जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाल बहादुर को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रेलवे में प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। साल 1961 में गोविंद वल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वो गृह मंत्री बने। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। एक मुश्किल समय था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ा कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। कोमल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का नेतृत्व किया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हुआ। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदास बोल की विशेषता है कि कॉलर बात करते अपनी मन की बात को, भावना को रखते हैं। हमारे साथ जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से कई लोग जुड़े हुए। हम कुछ कॉलर की बात भी सुनते हैं जो अनिल जी को भी अच्छी लगेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल बोल रहा हूँ दिल्ली से, आगरा से। हाँ। ये मैं अपने भाग्यशाली होने की एक बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं 5 या 6 साल का होगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी का संगम में फूल प्रवाहित किए गए थे हेलीकॉप्टर के द्वारा। और उस टाइम में नीचे जो है नाव में जो है बैठा हुआ था। और जब मैं बैठा हुआ था तो उसके साथ गेंदे का एक फूल मेरे सर पे आके गिरा जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। तो मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको कि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम को बढ़ाकर गांधी लाल बहादुर शास्त्री जयंती कर दिया जाए प्लीज। चलिए, हम तो कहेंगे कि दोनों मनाई जाए, भेदभाव किसी के साथ ना हो, लेकिन भेदभाव अब तक हुआ, यह सत्य है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। 2 अक्टूबर को जो लोग गांधी जयंती के रूप में जानते हैं, शास्त्री जी को नाम को कम जानते हैं, इसके लिए इन पर फिल्म बने तो इनका काफी प्रचार होगा। जैसे 1965 में पाक लाहौर तक वो उन्होंने पाकिस्तान को हराया था शास्त्री जी ने, उसी की तरह हमें उरी हमले के बाद होना चाहिए। गांधी जी के स्वदेशी सपने में चीनी सामान, विदेशी कंपनियों का सामान ना ले तथा पीके के पाक को अच्छा दिखाने वाले सुशांत सिंह की जो फिल्म है जो क्रिकेटर धोनी पर बनी है उसमें 21 करोड़ कमाए, वो हमें सेना को देना चाहिए। तो आगे की फिल्म ना देखना चाहिए। बाकी पाक प्रेमी सलमान। धन्यवाद अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, एक बात लोग जानना चाहते हैं, क्या जो उनकी दुखद मृत्यु हुई उसके ऊपर जो संदेह के बादल है उसको और ज्यादा साफ करना चाहिए, हिंदुस्तान के सामने सत्य आना चाहिए, तथ्य आना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये शुरू से मानना है कि जो दस्तावेज उनके मित्र से संबंधित हैं
उन दस्तावेज़ों का खुलासा होना चाहिए और उसको डिक्लासिफाई करना चाहिए। और कुछ साल पहले जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो उस समय एक आरटीआई में कोई मिस्टर धर थे, उन्होंने ये बात उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा भी था कि ये इसमें डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई किया जाए। तो उस समय सरकार ने ये जवाब दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई करने से हो सकता है कि हमारे किसी विदेशी मुल्क से रिश्ते ख़राब हो जाएं, संबंध ख़राब हो जाएं, और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो इससे लोगों के मन में और शंका हो गई। अब वहाँ ताशकंद में क्या हुआ इसका बारे में तो कोई वहाँ पे परिवार का सदस्य था नहीं, लेकिन मेरी माँ ललिता शास्त्री को हमेशा से ये शुरू से ही ये संदेह रहा कि शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई वो नेचुरल नहीं थी, ऐसा उनका मानना था। और हम लोग छोटे थे, मैं और सुनील हम लोग छोटे थे, तो इसलिए हमें इस बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन जब लोगों के मन में ये संदेह हुआ तो ये बात समय समय पर उठती रही। और आज भी मेरी यही मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिक्लासिफाई किया गया, उसी तरह से वो सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक अगर करते हैं तो ये बात सामने आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष, कि भाई क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ नेचुरल थी और प्राकृतिक थी, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आती है कि उनकी वहाँ जो ठहरने की व्यवस्था की गई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस था, बहुत लापरवाही थी। उदाहरण के रूप में उनके कमरे में कोई घंटी नहीं थी, उनके कमरे में कोई टेलीफोन नहीं था, उनकी ठहरने की व्यवस्था ताशकंद शहर से 15 मील दूर रखी गई थी, जिसके वजह से जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टरों को आने में आधा घंटा लग गया। और जब शास्त्री जी वहाँ से डिनर के बाद आए और रात में जब लौटे तो क्योंकि उनके कमरे में वो नहीं था, घंटी या टेलीफोन नहीं था, तो उनको चल के जो उनके साथ भारत से डॉक्टर गया था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से उनके साथ अटैच किया गया था, वहाँ तक उनको चल के जाना पड़ा। और वो उस डॉक्टर ने दोबारा लाकर उनको उन्हीं के कमरे में चला के वापस ले आए। तो ये सब वहाँ ना तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, जो एक प्रधानमंत्री के साथ जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, जो फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे कोई रसन डॉक्टर तैनात नहीं था और केवल एक ही डॉक्टर था जो हमारे यही साथ चीजें संदेह का घेरा तैयार करती है और यही कारण माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और भारत के राजनीतिक परिवारों की इच्छा शास्त्री जी जीवित रहे ऐसी नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि लापरवाही तो बरती गई, और अगर ये इंक्वायरी हो जाती समय पे, अब तो कहीं सारे वो लोग हैं नहीं जो अभी जीवित नहीं है, लेकिन अगर इंक्वायरी समय पे हो जाती तो हो सकता था कि उसमें बहुत कुछ निकल सकता था। लेकिन क्योंकि बाद में जो डॉक्टर चुग इनके साथ गए थे, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनका एक रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया, और एक जो इनका पर्सनल अटेंडेंट था रामनाथ, वो भी साथ में गया था, उसका भी एक रोड एक्सीडेंट में चोट लगी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी याददाश्त चली गई। तो ये सब लोग, इस वजह से कुछ लोगों के मन में संदेह है, और इस संदेह को दूर करने का एक ही तरीका है कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, दस्तावेज़ों को सार्वजनिक कर देना चाहिए। बिल्कुल। कार्यक्रम के आखिर में आपसे सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी आपके छोटे भाई ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी बार बार नाम लेते हैं, उनके रास्ते पर जा रहे हैं, क्या ये संयोग आपको और सुखद अनुभव नहीं देता कि शास्त्री जी ने ही पाकिस्तान को परास्त किया था और ऐसे ही एक सामान्य परिवार से आया हुआ नरेंद्र मोदी अब ये काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि शास्त्री जी मेरे पिता थे और भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये स्वाभाविक है कि अगर मेरे पिता की कोई तारीफ़ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसकी सराहना करूँगा। मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और अलग तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री जी का सवाल उठेगा तो मैं हर एक उस व्यक्ति की सराहना करूँगा और मैं उनकी बातों का स्वागत करूँगा
और उनको बधाई दूंगा। जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो 19 महीने में किया और 19 महीने के पहले जो उनका योगदान एक आधुनिक भारत को बनाने का रहा, उसमें जो उसके बारे में जो बात करेगा तो वो बात तो स्वाभाविक है, मुझे अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। मैं आपको राजनीतिक मुसीबत में डालना नहीं चाहता, लेकिन आप कांग्रेस में हैं, क्या ये अपेक्षाएं गांधी परिवार से पूरी नहीं हुई, ये भी आप स्वीकारेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये तो एक व्यवस्था है और एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है इतने बड़े लोकतंत्र में। अगर किसी खास करके परिवार जब वो सिस्टम किसी परिवार के लिए बनाई गई हो, जो परिवार को खुश करने के लिए तरह तरह की अगर लोग जो हैं वो बातें करते हैं और कई ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो वो उससे ऐसा लगता है कि मतलब ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है। और ये तो कोई भी जो भी सत्ता में आता है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर एक कोई भी कसर नहीं छोड़ते कि जिससे कि उनके बॉसेस खुश ना रह सके। हाँ, बिल्कुल। अनिल जी, आपने टाइम निकाला और हम आप दोनों भाइयों की इसलिए भी आभारी है कि आपने उसी जगह से लाइव दिया। मेरा आग्रह था स्पेशली कि हम कार्यक्रम को वहाँ से लाइव करें जहाँ पर आज उनका स्मृति स्थान है, जहाँ पर वो रहे थे, जहाँ पर उनका सहवास था। इस स्क्रीन को देखकर, जो आपके पीछे उनका मूर्ति लगी हुई है, वो माहौल को देखकर हिंदुस्तान को लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान आज लाल बहादुर शास्त्री जी जहाँ रहते थे वहाँ पर है। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम दर्शकों के भी आभारी हैं। हमने आपके सामने एक सवाल उठा कर रखा। ये सवाल हमने पहले भी उठाया है जब कांग्रेस का भी शासन था, लेकिन आज खास करके नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री है और लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार ने भी इसकी मांग की है कि वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाए, और वो क्या रहस्य है जो क्या किसी परिवार की इच्छा के अनुरूप या क्या कुछ देशों की इच्छा के अनुरूप, जो कि लोगों में चर्चा है, इसको स्पष्टता के साथ सामने आए कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के पीछे सच क्या था। इस देश के तमाम महानायक, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या जो भी इस देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ा, ऐसे लोगों के मौत आखिर रहस्य क्यों बनी, ये भी सामने आ जाएगा। हम तमाम जवान और किसानों के साथ ही पूरे हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को नमन करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।